डॉक्टर एंटनी फाउची यानी ये शख्स, इस शख्स के वीडियोस, फोटोज, आर्टिकल्स आपने ज़रूर सुने होंगे 2020 की कोविड पैंडेमिक में। और आज की वीडियो का जो टाइटल है, जो मुख्य सवाल मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि क्या डॉक्टर एंटनी फाउची अमेरिका और विश्व के डॉक्टर थे जिन्होंने कोविड-19 में दुनिया को एक हद तक बचाया, या फिर डॉक्टर फाउची वो शख्स थे जिन्होंने कोविड-19 में ना सिर्फ दुनिया को फंसाया बल्कि महामारी फैलने के बाद पूरी दुनिया को गुमराह किया। कुछ नई फाइंडिंग्स आई हैं, नई हियरिंग्स हैं, नए तथ्य हैं। और कोविड-19 में यदि आपने किसी को भी खोया है, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने कोलीग्स में, अपने क्लासमेट्स में या उनके पेरेंट्स में, तो ये वीडियो आपके लिए सुननी है ज़रूरी, क्योंकि गुत्थी लगी है खुलने। कई महीनों तक आपको याद होगा मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, कोई बोलता था 6 फीट दूर रहो, कोई बोलता था 3 फीट दूर रहो, लॉकडाउन के चलते घरों में बंद रहना, काम धंधा लोगों का रुक गया। लाखों की संख्या में ऐसे वर्कर्स जो उत्तर प्रदेश और बिहार से मुंबई और साउथ इंडिया में काम करते थे, वो पैदल, क्योंकि ट्रेन नहीं थी, बस नहीं थी, वो पैदल वो हजारों किलोमीटर की जर्नी मई और जून के महीने में करते हुए वापस अपने घरों में पहुंचे, जब उनके पास कोई पैसे भी नहीं थे। बहुत सारे लोगों ने अपने परिजनों को खोया, बहुत सारे लोग गंभीर रूप से बीमार हुए, मौत के मुंह से बाहर निकले। इस पूरी प्रकरण में सिर्फ भारत के अंदर ही 3 बड़ी वेव्स आई थी। फर्स्ट वेव जो आई थी 2020 में, उसके बाद सबसे खतरनाक डेल्टा वेव, और उसके बाद अगले साल ओमिक्रॉन वेव। आपने नज़ारे देखे कि किस प्रकार से ऑक्सीजन की क्राइसिस थी, कैसे त्राहीमाम मचा हुआ था। ब्लैक में ऑक्सीजन से लेकर के रेमडेसिविर जैसी वैक्सीन्स बिक रही थी। एम्स जैसे अस्पताल इतने ओवरफ्लो हो गए थे कि सड़कों पर इलाज चल रहा था। इस पूरी प्रकरण में पूरी दुनिया, ये सिर्फ भारत का फिनोमेना नहीं था, पूरी दुनिया का फिनोमेना था। तलाश थी एक ऐसे व्यक्ति की जो बता सके कि ये वायरस क्या है, कौन है, इसे कैसे बचा जाए और इसे कैसे रोका जाए, कैसे हम अपनी जान बचाएं और कैसे उन लोगों की जान बचाएं जिनको हम चाहते हैं। और अगर उस दौर में किसी एक वैज्ञानिक की बात सबसे ज्यादा सुनी जाती थी तो वो यही शख्स थे, एंटनी फाउची। उस समय ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अपना पहला टर्म था उनका, और व्हाइट हाउस से लेकर आम जनता तक मास्क पहनना हो, कितने मास्क पहनने हो, लॉकडाउन लगाना हो, किन पर और कितना लंबा लगाना हो, वैक्सीनेशन जब आई तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सेफ है या नहीं है, एक लगनी है कि एक से ज्यादा लगनी है, लगभग हर बड़े फैसले में जो सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि भारत और विश्व भर में लागू होता था, उसमें यही शख्स डॉक्टर एंटनी फाउची की सलाह एक तरह का गोल्डन रेखा मानी जाती थी कि जो वो बोल रहे हैं वो सही ही होगा। लेकिन पैंडेमिक यानी इस बीमारी, महामारी के साथ साथ एक और सवाल भी पूरी दुनिया में गूंज रहा था उसी समय कि कोविड-19 आया कहां से। इतना भयानक, खतरनाक, तेजी से फैलने वाला डेडली वायरस जो पूरी दुनिया में इतनी तेजी से फैला, शुरू कैसे हुआ। और ये लाजमी था, ये सवाल जायज है। किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाने से पहले वो प्रॉब्लम शुरू कहां से हुई है ये जानना 2 वजह से जरूरी है। पहला इसलिए कि उसका जो सोल्यूशन है शायद उसकी ओरिजिन में हो, यानी जिस तरीके से उसे खत्म करना है वायरस को, वो उसकी शुरुआत में छुपा हो। और दूसरा ये कि दोबारा ऐसा वायरस स्प्रेड ना हो जाए, इसको भी रोकना आवश्यक था। और इसीलिए ओरिजिन के ऊपर, यानी शुरू कहां से हुआ, ये चर्चा चालू हुई। 2 अलग अलग थॉट्स थे उस समय। पहला नेचुरल ओरिजिन, यानी प्रकृति ने बनाया इसे, और प्रकृति ने किसी जानवर में बनाया और उस जानवर से क्रॉस ओवर होते हुए ये इंसानों तक पहुंच गई। और दूसरी थोड़ी जो काफी कंट्रोवर्शियल बन गई वो ये थी कि ये वायरस अप्राकृतिक है, यानी इसे इंसान ने, मानव ने बनाया और फिर किसी लैब से या तो जानबूझकर या गलती से ये लीक हो गई। इन दोनों थ्योरी के ऊपर दुनिया की सारी साइंटिफिक ओपिनियन उस समय बटी हुई थी। अगर आप काफी समय से मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े हैं या किसी और चैनल पे मेरे साथ जुड़े हैं या किसी और चैनल पे आपने 2020 के आसपास मेरी वीडियोस देखी होती या आर्टिकल्स पढ़े होते तो आपको याद होगा कि पैंडेमिक के शुरुआती दिनों से ही हम लोग इस लैब लीक थ्योरी पर लगातार चर्चा करते आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इस वायरस के जो ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिस तरीके से ये इवॉल्व हुआ, और ऐसा लगता था कि ये इंसानों के लिए टेलर मेड है, ऐसा लग रहा था कि ये सारे सबूत ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि ये किसी लैब से निकला हुआ वायरस है। लेकिन उस समय एक दमन चक्र चला हुआ था। कोई भी व्यक्ति जो ऐसा बोलता था कि ये वायरस लैब से आया है, उसके ऊपर यूट्यूब, ट्विटर, अन्य फेसबुक जैसे चैनल ये तुरंत कार्रवाई करते थे। इस चक्कर में हमारी कई वीडियोस पर स्ट्राइक भी आए, डिलीट भी कर दिए गए, बात को दबाने की कोशिश करी गई। और हम अकेले नहीं थे, ऐसा बोलने वाले बहुत सारे वैज्ञानिक थे, बहुत सारे विज्ञान की सोच रखने वाले लोग थे, बहुत सारे डॉक्टर्स थे, उनके साथ भी ऐसा ही ट्रीटमेंट किया गया। लेकिन उस समय 2020, 21, 22 में ऐसा कहना एक सोशल मीडिया अपराध था, और ऐसा अगर आप कहेंगे तो आपका सोशल मीडिया चैनल, वीडियो, सब कुछ डिलीट हो सकता था। और ये हमने भी सफर किया, ये दूसरों ने भी सफर किया। लेकिन अब बात बदल गई है। अमेरिका में सरकार बदली, उस समय जो बाइडेन की सरकार थी, अब वापस ट्रंप की सरकार आ गई है और मुद्दों की चर्चा फिर से शुरू कर दी गई है।
इसी मुद्दे पर डॉक्टर एंटनी फाउची जो अब रिटायर्ड हैं, 80 साल के ऊपर इनकी उम्र है, उन्हें अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, जिसको वो कांग्रेस बोलते हैं, उनके सामने एक बार फिर बैठाया गया, उनको बुलाया गया और जब उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने हर एक सवाल का बहुत बेहतरीन जवाब दिया। बेहतरीन इसलिए नहीं कि उसमें कुछ तथ्य था, बेहतरीन इसलिए क्योंकि हर सवाल का जवाब एग्जैक्टली एक ही था। Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment of the Constitution. On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment of the Constitution. डॉक्टर एंटनी फाउची जब बार-बार एक ही जवाब दे रहे थे तो सांसद जो अमेरिकन पार्लियामेंट और सेनेटर्स थे, उन्होंने झल्ला करके उनसे ऐसे सवाल पूछने शुरू कर दिए जो बहुत ही ऑब्वियस होने चाहिए। जैसे आपकी टाई का रंग क्या है, आज कौन सा दिन है, सामने फ्लोर का रंग क्या है। सुनिए उनके जवाब क्या थे। Mr. Chairman, well, nothing says honesty like taking the fifth, huh, Doc? Let's try something. What day of the week is it today? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment of the Constitution. What color tie are you wearing? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. What color's the carpet in front of you? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. Let's just get one thing straight. You don't have any rights under the Fifth Amendment because you've been pardoned, as you very well know. As the Supreme Court has been clear for a century and more, Brown versus Walker, 1896, when he has been pardoned, he may not stand upon his privilege. You know that. Your lawyers sitting behind you now shifting nervously in their chairs, they know it. This isn't about the Constitution. This isn't about the law. This is about contempt. अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि डॉक्टर फाउची से इस पूरी हियरिंग के दौरान कई घंटों तक चली 118 सवाल पूछे गए। 118 में से अधिकतर सवाल कोविड को लेकर के थे, कोविड की पॉलिसीज को लेकर के थे और लैब लीक को लेकर के थे, और कुछ सवाल ऐसे भी थे। हर सवाल में 118 बार यही जवाब। तो आखिर क्या हुआ कि अमेरिका का सबसे प्रतिभाशाली साइंटिस्ट, सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा वायरोलॉजिस्ट आज एक ऐसा विवादित शख्स बन गया है जो कुछ भी बोलने से पहले घबराता है। चलिए शुरुआत से पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल डॉक्टर एंटनी फाउची कोई साधारण डॉक्टर नहीं है। वे 50 साल से अधिक समय तक इन्फेक्शियस डिजीजेस के करियर में जुड़े रहे और 38 वर्ष तक उसमें वो अमेरिका के सबसे बड़े इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस यानी NIAID के डायरेक्टर रहे। ये अमेरिका का सबसे बड़ा इन्फेक्शियस डिजीज स्टडी का इंस्टीट्यूट है। इसी वजह से रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट, यानी अमेरिका के दोनों पॉलिटिकल विंग्स, लगभग हर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने किसी न किसी समय डॉक्टर एंटनी फाउची के साथ काम किया, उन पर भरोसा किया। लेकिन चीजें बदली 2020 में। 2020 की स्टार्टिंग में जब कोविड-19 पूरी दुनिया में फैलना जस्ट शुरू हुई थी, तब एंटनी फाउची सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं रहे, वो अमेरिका की पैंडेमिक रिस्पॉन्स का चेहरा बन गए। दुनिया ने इस जनरेशन में ऐसी पैंडेमिक नहीं देखी थी, और जब ऐसी विपदा आई, अनएक्सपेक्टेड रूप से आई, तो व्हाइट हाउस से लेकर के कॉमन मैन तक, प्रेस ब्रीफिंग से लेकर के मीडिया तक, इंटरनेट के जो वीडियोस थे से लेकर सेलिब्रिटीज तक, इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप ने एंटनी फाउची पर भरोसा दिखाया। हर दिन उनको ब्रीफिंग में बुलाया और हर दिन उनकी बात पूरी दुनिया में गूंजी। उन्होंने बताया कब तक मास्क पहनना है, मास्क पहनना भी है कि नहीं पहनना है, कपड़े का पहनना है या N95 पहनना है। कभी कभी ये भी बोला कि एक से ज़्यादा पहनना है। उन्होंने बताया लॉकडाउन की जरूरत दुनिया में है या नहीं है। उन्होंने बताया स्कूल कब बंद करने हैं, कब खुलेंगे। उन्होंने बताया कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है, कब आएगी, कितनी वैक्सीन लगवानी है। पहले बोला एक लगवानी है, फिर बोला नहीं बूस्टर चाहिए, फिर बोला एक और बूस्टर चाहिए। एक वक्त ऐसा आ गया था कि लग रहा था कि हर 2 महीने बूस्टर लेनी पड़ेगी। इन सभी सवालों का जवाब अमेरिका की जनता से लेकर के मैं, आप और पूरी दुनिया की जनता सबसे पहले फाउची के मुंह से सुनना चाहती थी। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि लोग उन्हें अमेरिका डॉक्टर कहने लगे। लेकिन जितनी तेजी से उनकी लोकप्रियता बढ़ी, उतनी ही तेजी से उनके विरोधी भी बढ़ने लगे। कई साइंटिफिक लोग बार बार आरोप लगाने लगे कि फाउची अपनी सलाह बदलते रहते हैं, हर दिन उठते हैं नई सलाह देते हैं। पहले मास्क को लेकर के अलग राय देते हैं, पहले कहते हैं नहीं लगाना, फिर बोलते हैं कपड़े का लगा लो, फिर कहते हैं N95 लगा लो, फिर कहते हैं N95 लगा के एक और लगा लो, फिर लॉकडाउन, फिर वैक्सीन, बाद में बूस्टर डोजेस। फाउची का जवाब अपने क्रिटिक्स को हमेशा एक ही रहा कि साइंस कभी स्थिर नहीं होती। ऐसे बोलते रहे जैसे रोज उनको नया अपडेट देता है वायरस। जैसे जैसे वायरस के बारे में नई जानकारी मिलती गई, वैसे वैसे वो पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस बदलते रहे, ऐसा उनका मानना था। लेकिन असली विवाद उनकी बदलती सलाह को लेकर नहीं था। एक ऐसा एस्पेक्ट था जहां डॉक्टर एंटनी फाउची के ऊपर 2020 से ही दुनिया को थोड़ी शक की गुंजाइश दिखनी शुरू हो गई।
पहली बार इसी सवाल को लेकर उनके ऊपर उनकी इंटेग्रिटी को लेकर के सवाल उठे, और वो ये था, कोविड-19 शुरू कहां से हुआ? वो वायरस जिसने भारत के अंदर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के तहत 6 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली और अनऑफिशियल रिकॉर्ड शायद से कहीं ज्यादा होगा, ये शुरू कैसे हुआ? पैंडेमिक की शुरुआत से ही इस सवाल पर 2 अलग अलग थ्योरीज थी, मैंने आपको बताया था। पहली थ्योरी प्राकृतिक, दूसरी थ्योरी कि ये किसी लैब में गलती से या जानबूझकर लीक कर दी गई, और जिस लैब की ओर इशारा हुआ वो इंटरेस्टिंगली उसी शहर में है जहां से कोविड-19 शुरू हुआ, यानी वुहान, चाइना का वुहान शहर। और वहां वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की एक लेबोरेटरी जो वैक्सीन्स और वायरसेस पर काम करती है, और जहां इस वायरस के होने के और बनाने के आरोप लगातार लगते रहे। यही वो मोड़ है जहां एंटनी फाउची सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं बचे, बल्कि अमेरिका के बड़े राजनीतिक बहस का केंद्र बन गए। रिपब्लिक सेनेटर है, यानी ट्रंप की पार्टी के सेनेटर हैं, जिनका नाम है डॉक्टर रैंड पॉल। ये भी एक डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर है। लगातार आरोप लगाते रहे ये डॉक्टर एंटनी फाउची के ऊपर उस जमाने से कि लैब लीक की थ्योरी को जानबूझकर एंटनी फाउची कभी गंभीरता से नहीं लेते। और रैंड पॉल जो सेनेटर थे उस समय और अभी भी सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिकन पब्लिक के सामने कोविड-19 की ओरिजिन को लेकर के पूरी तस्वीर कभी सामने नहीं रखी गई, सच छुपाए गए, और अगर अमेरिका से छुपाए गए तो यानी सारी दुनिया से छुपाए गए, आपसे भी छुपाए गए। दूसरी तरफ डॉक्टर फाउची हर बार इन आरोपों का खंडन करते थे। उनका कहना था कि उस समय जो उपलब्ध वैज्ञानिक प्रमाण हैं वो नेचुरल ओरिजिन थ्योरी को समर्थन करते हैं, और इसलिए चूंकि कोई ऐसा सबूत नहीं है कि लैब से वायरस निकला, इसलिए उनके हिसाब से वायरस प्रकृति से आया। लेकिन विवाद खत्म यही नहीं हुआ। इसके बाद बहस का केंद्र वायरस की ओरिजिन से हटकर उनकी रिसर्च की फंडिंग पर आ गया। कांग्रेस की कार्यवाही में रैंड पॉल बार बार एक ही सवाल उठाते थे कि क्या अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी NIH, जहां पर डॉक्टर फाउची काम करते थे, क्या उन्होंने ऐसी रिसर्च को फंडिंग दी है जिसका संबंध चाइना के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और लैब लीक थ्योरी से जुड़ा हो सकता है, यानी वेस्टेड इंटरेस्ट है? अगर ऐसा होता है तो क्या एंटनी फाउची, जो उस समय उसी रिसर्च को फंड कर रहे थे जिससे ये लग रहा था कि ये वायरस बनकर सामने आया, क्या एंटनी फाउची का इंटेंशन डाउटफुल नहीं था? यहीं से एक और शब्द पूरी दुनिया के चर्चे का विषय बन गया, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च। इसको एग्जांपल से समझिए। कोई भी प्राकृतिक वायरस बदलता रहता है, इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। यानी आज जैसा वायरस है वैसे 10 साल बाद नहीं रहेगा, और वायरस इवॉल्व करता रहता है। वायरस इवॉल्व करता है प्रकृति में, और ऐसा करने में उसको दशकों लग सकते हैं, शताब्दियां लग सकती हैं, लेकिन इसके लिए इसको करना पड़ेगा बार बार म्यूटेशन, और कई म्यूटेशन गलत होते हैं। और अगर वायरस की किस्मत अच्छी है और हमारी खराब, तो आगे चल के वो वायरस इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है। ये म्यूटेशन है। गेन ऑफ फंक्शन एक तरह का एक्सेलरेटेड म्यूटेशन है, यानी जैसे पुराने VCR में फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा दीजिए, मूवी तेज चलने लगती है। और वायरस जो म्यूटेशन करने में 100 साल लगा था, वो गेन ऑफ फंक्शन के टेस्ट के दौरान 1 साल में ही करा ले सकते हैं आप। यानी वायरस 100 साल बाद कैसा होगा वो आप आज ही बना के टेस्ट कर लेंगे, और इसका एक अच्छा पर्पस भी होता था कि आप उसकी वैक्सीन भी बना करके रख लेंगे, ताकि 100 साल बाद अगर ऐसा होता है तो उस वायरस के खिलाफ आपके पास ऑलरेडी इलाज है। लेकिन अगर ऐसा कोई खतरनाक वायरस जिसको आपने आर्टिफिशियली इवॉल्व और म्यूटेट किया है किसी लेबोरेटरी से गलती से निकलकर बाहर निकल जाए, तो उसका परिणाम दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकता है। ये एक तरह का न्यूक्लियर बॉम्ब है। यानी जिस रिसर्च का मकसद भविष्य की महामारी को रोकना था, वही रिसर्च खुद सुरक्षा में अगर थोड़ी सी चूक हो जाए तो एक महामारी की वजह बन सकती है। इसी वजह से गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को लेकर के पहले से ही दुनिया भर में बहस चलती रही है, और कई बार अमेरिका में इस पे बैन लगाया गया। और कोविड-19 पैंडेमिक शुरू होने के बाद यह बहस पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि वायरस कहां से आया, इसमें एक और डायमेंशन जुड़ गया। सवाल यह था कि क्या अमेरिका ने चाइना के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वही वुहान शहर जहां से सब कुछ शुरू हुआ, क्या अमेरिका ही उस रिसर्च को फंड कर रहा था जिसकी वजह से दुनिया भर को कोविड-19 का वायरस देखना पड़ा? और अगर ऐसा है तो फिर क्या एंटनी फाउची, यानी वही डॉक्टर जिस पर हम रिलाय कर रहे हैं, क्या उन्होंने ही, उन्हीं के नेतृत्व में अमेरिका के इंस्टीट्यूट ने उस वायरस को बनाने में मदद करी और फंड किया जिसका इलाज के लिए हम उनके पीछे भाग रहे हैं? इसी मुद्दे को लेकर के डॉक्टर रैंड पॉल जो सेनेटर हैं और दूसरे रिपब्लिकन नेताओं ने एंटनी फाउची पर सबसे गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा था कि अमेरिकन टैक्स पेयर के पैसे एक कंपनी है जिसका नाम है इको हेल्थ अलायंस, इस संस्था के जरिए क्या डाइवर्ट किया जा रहा था, यानी अमेरिका से पैसा जा रहा था इको हेल्थ अलायंस को, और इको हेल्थ अलायंस से पैसा जा रहा था वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में, जहां पर यही कोरोना वायरस बनाया जा रहा था। लेकिन यह पहली बार नहीं था जब एंटनी फाउची का नाम किसी ऐसी हाई रिस्क वायरस रिसर्च से जुड़ा था। करियर में उन्होंने कई ऐसे काम किए जहां खतरनाक वायरस बनाने में उन्होंने बिल्कुल कोताही नहीं करी। कोविड-19 से कई साल पहले 2012 में एंटनी फाउची ने ही NIAID यानी उनके संस्थान के तहत नेदरलैंड्स के इरास्मस मेडिकल सेंटर में H5N1 बर्ड फ्लू वायरस पर हो रही एक बहुत ही खतरनाक और विवादित रिसर्च को फंडिंग दी थी। इस रिसर्च का नेतृत्व वायरोलॉजिस्ट रॉन फुचियर कर रहे थे।
इस रिसर्च का मकसद यह समझना था कि अगर बर्ड फ्लू वायरस में कुछ म्यूटेशन गेन ऑफ फंक्शन के टेस्ट के जरिए कर दें तो क्या वो हवा के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। अब यहां एक बात आपको याद रखनी जरूरी है, कोविड-19 का मोर्टेलिटी रेट 1% से भी कम था, यानी जिसको कोविड होता था 1% से भी कम चांस था कि उसकी मृत्यु होगी। बर्ड फ्लू नेचर में बहुत तेजी से इंसानों में नहीं फैलता, वो बर्ड्स को होता है, इंसानों में जंप होने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन अगर किसी इंसान को बर्ड फ्लू हो जाए तो उसकी मृत्यु का दर 60% होता है, यानी अगर 3 लोगों को बर्ड फ्लू होगा तो उनमें से 2 की मौत होगी। इतना खतरनाक है बर्ड फ्लू। कुदरत ने बर्ड फ्लू ऐसा बनाया कि वो इंसानों में जल्दी फैलता ही नहीं है, यही एक सेविंग ग्रेस है। लेकिन डॉक्टर एंटनी फाउची और उनकी फंडेड रिसर्च कुछ नया करना चाहती थी। वो ऐसा बर्ड फ्लू वायरस बनाना चाहती थी जिसमें इंसानों से एक इंसान से दूसरे इंसान तक उड़ करके जाने की एबिलिटी हो, यानी हवा में फैले और तेजी से इन्फेक्ट करे। अब ऐसे एक्सपेरिमेंट करने की वजह से दुनिया भर में बायो सिक्योरिटी को लेकर के एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई 2012 में। कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि ऐसी रिसर्च बर्ड फ्लू पर भविष्य की महामारी को समझने और उसके बचाव करने के तैयार के लिए जरूरी थी। लेकिन आलोचकों का कहना था कि अगर ऐसा बर्ड फ्लू वायरस जो 2/3 लोगों को मारे और हवा में फैले, वो अगर कभी लैब से बाहर निकल गया गलती से या किसी आतंकवादी के हाथ लग गया तो उसके परिणाम इतने विनाशकारी होंगे कि ऐसे एक्सपेरिमेंट को करने के जो फायदे हैं वो फार आउटवेड हैं, मतलब उनका कोई मतलब ही नहीं बचेगा। और जब कोविड-19 के दौरान वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की फंडिंग पर सवाल उठने शुरू हुए तो फाउची के पुराने फैसले पर भी एक बार फिर जांच के घेरे कसे गए। रिपब्लिकन नेताओं ने आरोप लगाया कि फाउची ने कांग्रेस के सामने वुहान फंडिंग और वायरस रिसर्च को लेकर के पूरी जानकारी साझा नहीं करी। इनफैक्ट आरोप यह भी है कि उन्होंने झूठ बोला। इन्हीं आरोपों के बीच हाउस कमेटीज, यानी जो उनकी पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं, उन्होंने फाउची के ईमेल्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और दूसरे डॉक्यूमेंट्स की जांच करनी शुरू करी। अब याद रखिए, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, रिटायर्ड थे, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट अभी भी सर्वर पर थे। लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो ट्रंप के जस्ट पहले थे, उन्होंने डॉक्टर एंटनी फाउची को एक प्री एम्प्टिव प्रेसिडेंशियल पार्डन दे दिया। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यानी जो बाइडेन ने एंटनी फाउची को एक ऐसा माफीनामा दे दिया जो एक तरह का एंटीसिपेटरी बेल था, यानी कि अगर दोषी ठहराए भी गए किसी भी मामले में तो ये पार्डन दिखा करके वो निकल सकते थे, चाहे वो हत्या का मामला ही क्यों ना हो। इसका मतलब ये था कि पैंडेमिक के दौरान सरकारी सेवा निभाते समय अगर फाउची से जुड़ी कोई फेडरल क्राइम सामने आती है, अमेरिका में भी लाखों लोग मरे थे, तो अगर कोई भी क्राइम के लिए उनको दोषी ठहराया जाता है तो बाइडेन के राष्ट्रपति काल के लिए उनके खिलाफ कोई जांच नहीं करी जा सकती, कोई केस स्थापित नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट जो बाइडेन का लॉजिक यह था कि यह फैसला उन सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा के लिए लिया गया है जिन्होंने पैंडेमिक के दौरान सार्वजनिक सेवाएं दी। लेकिन उनकी अपोजिंग पार्टी यानी रिपब्लिकन नेताओं ने यह आरोप लगाया कि अगर डॉक्टर फाउची ने कोई गलत काम ही नहीं किया था तो उन्हें पार्डन की जरूरत क्यों है। बात सही है, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो माफी किस बात की। यहीं से विवाद और गहरा होता चला गया और इसके बाद जांच का दायरा सडनली और बढ़ गया। 2024 में ट्रंप वापस राष्ट्रपति बने और जो बाइडेन की जो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस थी वो हार गई इलेक्शन। जो नई कैबिनेट बनी उसमें रॉबर्ट एफ कैनेडी को हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज सेक्रेटरी बनाया गया, जो भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मान लीजिए ये हेल्थ मिनिस्टर थे। इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी, इन्होंने डॉक्टर फाउची की एक पर्सनल डायरी और दूसरे रिकॉर्ड्स को गवर्नमेंट सर्वर से इकट्ठा करवा दिया। ये बिल्कुल सीक्रेटली किया गया। डॉक्टर फाउची की एक आदत थी, डॉक्टर फाउची रोजाना एक डायरी लिखते थे और ऐसे लिखते थे जैसे स्कूल के बच्चे लिखते हैं, डियर डायरी, ऐसे करके वो रोज का बयान उस डायरी में लिखते थे और एक तरह से बहुत सारे कन्फेशंस उन्होंने इसी डायरी में लिख डाले। अब इतना स्मार्ट डॉक्टर भी ये नहीं समझ पाया कि गवर्नमेंट के सर्वर में कोई भी डेटा अगर आप रखेंगे तो वो हमेशा हमेशा के लिए वहीं रहता है, चाहे आप उसकी एक कॉपी डिलीट करने की कोशिश करें। और इसी बात का फायदा जो अगले हेल्थ मिनिस्टर थे रॉबर्ट कैनेडी, उन्होंने उठाया और गवर्नमेंट सर्वर से ये सारी डायरी इकट्ठा कर ली गई। सब सीक्रेटली हुआ और फिर इस डायरी को उन्होंने सेनेट होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी के चेयरमैन वही डॉक्टर रैंड पॉल को सौंप दिया, जो पुरानी दुश्मन थे डॉक्टर फाउची के, पुराने आलोचक थे और वो भी एक अच्छे डॉक्टर थे। यहीं से फाउची की प्राइवेट डायरी कांग्रेस की जांच का हिस्सा बन गई और आ गई उनके प्रबल जो विरोधी थे डॉक्टर रैंड पॉल के हाथ। और इसी डायरी ने एंटनी फाउची का एक बिल्कुल नया अलग तस्वीर सामने रख दी, जो अभी कुछ हफ्ते पहले सामने आई। जब पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही थी, जब लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे थे, तब उनकी डायरी में उनको मिलने वाले अवार्ड्स, नॉमिनेशंस, मीडिया इंटरव्यूज, टीवी अपीयरेंसेस, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ हाथ मिलाना, मुलाकात करना, गेम्स में जाना, सेलिब्रिटी बनना, इन सब लोगों का जिक्र मिला। कहीं इस डायरी में इस बात का जिक्र करते ही नहीं थे डॉक्टर फाउची कि हम वायरस को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कौन सी वैक्सीन आ रही है, कहां से ये वायरस निकला, इस पे तो उनका ध्यान ही नहीं था।
पूरे दिन की जो डायरी उनकी देखी गई तो सुबह से लेकर के शाम तक उनके ख्याल और उनके काम सिर्फ सेलिब्रिटीज के साथ घुलने मुलने और सेलिब्रिटी खुद बनने में लगी हुई थी। जूलिया रॉबर्ट्स, बारबरा स्ट्राइसेंड, जॉर्ज क्लूनी, कार्दाशियां फैमिली, इन सब के कई बड़े बड़े नाम इस डायरी में मिले। यहीं से सवाल यह उठा कि क्या उस दौर में डॉक्टर एंथनी फाउची का ध्यान पैंडेमिक से लड़ने पर था ही नहीं और सिर्फ अपनी बढ़ती लोकप्रियता, इनाम, प्राइज मनी, पब्लिक इमेजेस, पैसे कैसे बनाएं और मीडिया स्पॉटलाइट मुझ पर कैसे पड़े, इस पर थी। इस डायरी के डिटेल सुनने के बाद पूरा का पूरा यूनाइटेड स्टेट्स का जो पार्लियामेंट था और जो उनके लोग थे वो एकदम हिल उठे और इसी वजह से पार्लियामेंट ने एक बार फिर उनको बुलाया कि आप कांग्रेस यानी जो यूएस की पार्लियामेंट है उसके सामने पेश होइए। यहाँ पर कई सवाल उनसे पूछे गए, 100 से भी ज्यादा, 118 सवाल टू बी मोर प्रिसाइज, और जो जवाब था वो मैंने आपको शुरू में बताया था, आई प्लीड द फिफ्थ। अब जान लेते हैं कि ये फिफ्थ अमेंडमेंट क्या है। डॉक्टर फाउची ने अमेरिका के संविधान के 5वें संशोधन का सहारा लिया, यानी ऐसे सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया जिनके जवाब भविष्य में उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकते थे। अब डॉक्टर फाउची पर लगे आरोप साबित होंगे या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन आप सवालों का जवाब नहीं देना चाहते क्यों? आप तो ऑलरेडी पार्डन हैं, आपके पास तो राष्ट्रपति बाइडेन ने ऑलरेडी पार्डन दे दिया था, तो क्या जरूरत थी? यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डॉक्टर फाउची या तो बताना नहीं चाहते या छिपाना चाहते हैं या एम्बैरेस्ड हैं। लेकिन फिलहाल जिस शख्स की सलाह पर पूरी दुनिया ने पैंडेमिक का सामना किया, उसी शख्स को आज अमेरिका की ही पार्लियामेंट यानी कांग्रेस के सामने अपने फैसलों का बचाव बिना कुछ जवाब दिए करना पड़ रहा है। चुप्पी साध कर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर फाउची। ये पूरा मामला आगे बढ़ेगा। अब यूएस की कांग्रेस डॉक्टर फाउची के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कांग्रेस का केस चलाएगी। हो सकता है उन्हें जेल भी भेजा जाए। इंटरेस्टिंग बात लेकिन यह है कि जो व्यक्ति को हम अपना हीरो मान बैठे थे कि इसके वैज्ञानिक फैसले इतने अच्छे हैं कि जो ये कहेगा 1 मास्क लगाएगा तो 1 मास्क लगाएंगे, 2 बोलेंगे तो 2 लगाएंगे, 2 वैक्सीन बोलेंगे तो 2 वैक्सीन लगा लेंगे। लोगों ने भारत से टूरिज्म किया न्यूयॉर्क तक के लिए कि वो वैक्सीन लगवा करके वापस आ सकें। ऐसे एड चले थे, 2-2, 3-3 लाख के ऐसे पैकेजेस थे। हम सब ने उन पर विश्वास किया और शायद डॉक्टर फाउची ने ही हमसे ये छुपा के रखा कि उन्हीं की फंडिंग से ये वायरस चाइना में एक लैब में बना, वहां पका और फिर लीक हो गया। कोविड-19 ने हम सब की दुनिया बदल के रख दी। बहुत सारे लोगों ने अपने परिजनों को खोया, परिवार के बड़े सदस्य, आपके ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर्स, लोगों के पेरेंट्स, वो वृद्ध लोग जो आपके साथ बचपन में आपके साथ थे, आपके अंकल आंटीज, बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया। मेरे भी बहुत सारे जानने वाले लोगों की या तो बहुत बुरी हालत हुई कोविड से, या बहुत सारे ऐसे भी लोग हुए जिनकी जान चली गई, पुराने टीचर्स। हम सब के लिए अब ये जानना जरूरी है कि 2020 में शायद हमसे झूठ बोला जा रहा था डॉक्टर फाउची द्वारा। हमें यह जानना जरूरी है कि 2020 की पैंडेमिक शायद इंसान ने ही वो वायरस बनाया था, और जिस इंसान ने वो वायरस बनाया था और फंड किया था, शायद वही वो इंसान था जिसकी बात हम सुन सुन करके 2-2 मास्क और 3-3 वैक्सीन लगवा रहे थे। आगे चल के क्या तथ्य सामने आते हैं, ये बात अभी कहना मुश्किल है। क्या हम कभी भी ये जान पाएंगे कि इस वायरस को लीक क्यों और किसने किया, ये भी नहीं पता। क्या इस वायरस को बनाने का जो मकसद था वो एक हथियार बनाना था या एक इलाज बनाना, ये भी नहीं पता। लेकिन सबसे बड़ा फैसला ये तो है ही नहीं। सबसे बड़ा जो फैसला हमें आज लेना है वो ये है कि ऐसी वायरस के दोबारा बनने को हम रोक कैसे सकें। इस बात के क्या सबूत हैं, क्या गारंटी है कि कोविड-19 जैसा ही कोई और भी ज़्यादा खतरनाक वायरस दुनिया के किसी और कोने में पड़ी किसी लैब में बन नहीं रहा है और उस लैब पर नज़र गलत लोगों की नहीं है। आने वाले युद्ध ना सिर्फ न्यूक्लियर लड़े जा सकते हैं, ना सिर्फ ट्रेडिशनल लड़े जा सकते हैं, ना सिर्फ साइबर हो सकते हैं, ना सिर्फ ड्रोन से लड़े जाएंगे, बल्कि शायद सबसे शक्तिशाली, सबसे सस्ता, सबसे डिफिकल्ट टू ट्रेस हथियार एक सबसे छोटा वायरस हो सकता है। अगर आप इस वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं तो आप कोविड-19 के बारे में कुछ नया जान गए हैं। अब आप जान गए हैं तो ज्ञान बढ़ता तब है जब आप उसे बांटते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को हाइप भी कर दीजिए ताकि और लोग भी देख सकें। इसके पीछे कोई ऐड जो लगने नहीं वाला, तो आप ही इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और जुड़िए हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जिसका QR कोड ये है।